Welcome to our channel Doctor of Optometry. Today we will discuss about one of the important topic that is रेटिनास्कोपी। रेटिनास्कोपी जो है बेसिकली इसको हम ऑल्सो शेडो टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द error of refraction by the method neutralization सो रेटिनास्कोपी जो है बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स को फाइंड आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिनास्कोपी में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए जिससे हम रेटिनास्कोपी कर सकते हैं। सो कौन कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेटिनास्कोपी में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम रेटिनास्कोपी को कंप्लीट कर सकेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज़ हमारे पास एक डार्क रूम होना चाहिए जिसकी डिस्टेंस यूजुअली 6 मीटर होनी चाहिए, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 6 मीटर बाय द यूज़ ऑफ प्लेन मिरर। और दूसरा जो है दैट इज़ हमारे पास ट्रायल बॉक्स होना चाहिए। एंड थर्ड वन हमारे पास इसमें विजन बॉक्स होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ हमारे पास रेटिनास्कोप होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज़ दैट इज़ ट्रायल सेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे बेसिकली ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये जो हमारे पास अभी हैं दैट इज़ विजन ड्रम हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास होना चाहिए जिसमें ये सारे डिफरेंट लेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है पेशेंट का विजन कितना है। और ये हमारे पास होता है ट्रायल बॉक्स हम जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं। ये वाले लेंसेज जो हैं दे आर स्फेरिकल, ये हमारे पास स्फेरिकल प्लस लेंसेज होते हैं। और ये वाले लेंसेज जो हैं हमारे पास ये होते हैं स्फेरिकल माइनस लेंसेज। और ये वाले जो है ये होते हैं सिलेंड्रिकल माइनस लेंसेज। और ये वाले लेंसेज जो हैं ये होते हैं प्लस सिलेंड्रिकल लेंसेज। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए इसमें पिन होल ऑक्लूडर होना चाहिए। एंड ऑल्सो हमारे पास इसमें प्रिज्म्स होने चाहिए, तब हम रेटिनास्कोपी को कंप्लीट कर सकेंगे। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए ट्रायल फ्रेम। तो ट्रायल फ्रेम जो हैं बेसिकली ये हमें एडजस्टेबल होना चाहिए, जो हम अडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और चिल्ड्रंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्यू जो है इसकी फ्रंट व्यू होती है और ये व्यू जो है दैट इज़ साइड व्यू ऑफ दिस ट्रायल फ्रेम। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए रेटिनास्कोप, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। बेसिकली इसी के बेस पे हम रेटिनास्कोपी जब करते हैं तो हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम फाइंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो ये हमारे पास रेटिनास्कोप होना चाहिए। और इसी तरह हमारे पास डार्क रूम ट्रायल बॉक्सेस होने चाहिए, ट्रायल फ्रेम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद हम रेटिनास्कोपी कर सकते हैं। बिफोर वी आर डूइंग रेटिनास्कोपी जो पेशेंट होना चाहिए वो डायलेटेड होना चाहिए, यानी कि हम कुछ ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसके बाद जो पेशेंट होता है वो बेसिकली डायलेटेड होता है, उसका पिपल जो है वो डायलेटेड होता है, तब हम रेटिनास्कोपी करते हैं। और हमें यहाँ पे दिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस
जिस हिसाब से पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसी हिसाब से हम रिफ्लेक्स को देखते हैं। पहले हम जो ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो हम यूजुअली ऑइंटमेंट्स में यूज़ करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट 1%। और उसमें जो हमें बच्चों ज़्यादातर जो उसका एज होती है वो हम यूजुअली उन बच्चों में ही करते हैं जिनकी एज लेस देन 5 ईयर होगी। और उसका जो डोजेज होता है, जो एट्रोपिन का डोजेज होता है वो 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स या TDS एक दिन में। और रेटिनास्कोपी जो हम कर सकते हैं, जो उसका पीक इफ़ेक्ट होता है वो होता है 2 to 3 डेज़ में उसका पीक इफ़ेक्ट होता है एट्रोपिन का। और जब हम रेटिनास्कोपी करते हैं तो 4th डे हमें रेटिनास्कोपी जो है वो करनी है। और उसकी इस ड्रग की जो ये होती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 10 to 20 डेज़ तक इसमें रहती है एट्रोपिन की। और जब हम PMT के लिए पेशेंट को बुला सकते हैं दैट इज़ पीरियड ऑफ पोस्ट साइक्लोप्लेजिक टेस्ट, जब हम करेंगे इसमें वो हम 3 वीक्स के बाद करते हैं, सो आफ्टर 3 वीक्स। और जो इस ड्रग में टूनस अलाउंस होता है वो होता है 1 डायप्टर। उसके बाद हम दूसरा ड्रग यूज़ करते हैं इसमें दैट इज़ होम एट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड। सो होम एट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड हम इसमें यूज़ करते हैं, दूसरा साइक्लोप्लेजिक ड्रग जो बेसिकली 2% ड्रॉप्स होता है। और एज जो इसके लिए हैं इंडिकेटेड दैट इज़ 5 to 8 ईयर्स में हम बच्चों को यूज़ करते हैं। और उसका जो बेसिकली डोजेज है वो है 1 ड्रॉप एवरी 10 मिनट्स। हर एक 10 मिनट के बाद हमें एक एक ड्रॉप डालना है 6 टाइम्स। और जो उसका पीक इफ़ेक्ट होता है होम एट्रोपिन का, इसका जो पीक इफ़ेक्ट है वो होता है 60 to 90 मिनट्स। और टाइम जो होता है परफॉर्मिंग रेटिनास्कोपी टाइम जो होता है वो 90 मिनट्स के बाद होता है। जब हम फर्स्ट ड्रग इसमें डालेंगे 90 मिनट्स के बाद हम रेटिनास्कोपी इसमें कर सकते हैं। और जो इस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो इसका रहता है वो होता है 48 to 72 आवर्स। तो 48 to 72 आवर्स तक वो रहता है। और PMT जो हम इसमें कर सकते हैं दैट इज़ पोस्ट साइक्लोप्लेजिक टेस्ट जो हम इसमें करते हैं, या पोस्ट दैट इज़ पीरियड ऑफ पोस्ट साइक्लोप्लेज या मिडराटिक टेस्ट, वो हम 3 डेज़ के बाद कर सकते हैं आफ्टर रेटिनास्कोपी। और जो उसका टूनस अलाउंस होता है इट इज़ 0.5 डायप्टर। उसके बाद हम इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड जो है ये भी हम इसमें यूज़ करते हैं 1% ड्रॉप। जो एज होती है इसके लिए इंडिकेटेड इट इज़ 8 to 20 ईयर्स। और जो इसका डोजेज होता है वो होता है 1 ड्रॉप एवरी 15 मिनट्स। तो ये जो है ड्रग हमें 3 टाइम्स डालना होता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट जो है वो डायलेटेड होगा। पीक इफ़ेक्ट जो इसका है वो है 80 to 90 मिनट्स तक। और रेटिनास्कोपी जो हम कर सकते हैं वो हम 90 मिनट्स के बाद करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप। और जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो होता है 6 to 18 आवर्स। तो PMT जो हम इस ड्रग में कर सकते हैं वो हम आफ्टर 3 डेज़ के बाद कर सकते हैं, आफ्टर 3 डेज़ ऑफ रेटिनास्कोपी। ओके। और उसके बाद जो इसका टोनस अलाउंस होता है वो होता है 0.75 डायप्टर।
तो ये डिफरेंट 3 ड्रग्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं रेटिनास्कोपी के लिए। और भी ट्रॉपिक एमाइड भी हम यूज़ करते हैं, बट उसको हम रेटिनास्कोपी के लिए नहीं यूज़ करते। इट इज़ यूज्ड एज मेड्राटिक या फिनाइल एफिरीन जो है वो भी हम डायलेट के लिए ही यूज़ करते हैं। पेशेंट को डायलेशन हो, अगर हमें फंड्स देखना हो, तो रेटिनास्कोपी के लिए हम वो ड्रग्स जो हैं यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रेटिनास्कोपी। बेसिकली रेटिनास्कोपी जो है वो हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना है, जब हमने पेशेंट को बिल्कुल अच्छे से डायलेट किया है तो पेशेंट को हमें बिठाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। नॉर्मली जो हम रेटिनास्कोपी करते हैं फ्रॉम द एग्जामिनर, तो जो एग्जामिनर होगा उसको बिठाना है पेशेंट को एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और फिर उसके बाद जो रेटिनास्कोप जो है उसकी जो लाइट है वो जब हम पेशेंट के आई पे डालते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्सेस आते हैं। तो वो हम पहले डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे हमें रिफ्लेक्सेस इसमें आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये डिफरेंट 3 टाइप के रिफ्लेक्स आते हैं। जो हमें यहाँ पे फर्स्ट मेथड है ये वाला, ये डायग्राम जो है दैट इज़, इसका मतलब है यहाँ पे जो पेशेंट होता है इसमें जैसे ही हमने रेटिनास्कोप की लाइट डाली तो ये हमें न्यूट्रल आता है। जब हमें यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, when there is no movement of reflex, तो कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है, it indicates that the patient is one वन डायप्टर ऑफ मायोपिया। तो इसका मतलब होता है जो पेशेंट है उसका 1 डायप्टर ऑफ मायोपिया होता है। ना हमें विद मूवमेंट होगा ना अगेंस्ट मूवमेंट होगा। जैसे हमने रेटिनास्कोपी जो है वो पेशेंट की आई पे डाली है आफ्टर साइक्लोप्लेजिक आई, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पेशेंट जो है उसमें कोई भी रिफ्लेक्स नहीं होता है। उसमें रिफ्लेक्स होगा लेकिन यहाँ पे हमें दिखता है कोई मूवमेंट नहीं है, ना विद मूवमेंट है ना अगेंस्ट मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो एक डायप्टर ऑफ मायोपिया होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी डायग्राम जो है यहाँ पे ये देखते हैं हम, दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रीक, और ये जो है इनसाइड इसके रिफ्लेक्स हैं। तो ये रिफ्लेक्स जो है जिस साइड स्ट्रीक जा रही है उसी साइड रिफ्लेक्स भी जाता है। सो इट मीन्स इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द विद मूवमेंट। तो विद मूवमेंट जब भी हमें होगा वो हम हमेशा न्यूट्रल करते हैं कन्वेक्स लेंस से। तो कन्वेक्स लेंस से हमें वो न्यूट्रल करना है, प्लस लेंसेज हम इनको बोलते हैं। तो जब हमें विद मूवमेंट होगा ऑफ अ रेड रिफ्लेक्स, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है या तो वो इमेट्रोपिया होगा। इमेट्रोपिया मीन्स कि पेशेंट को कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा, या तो वो हाइपरमेट्रोपिया होगा और या तो वो मायोपिया होगा लेस देन 1 डायप्टर। जब हमें विद रिफ्लेक्स होगा पेशेंट का तो उसका मतलब है पेशेंट या तो इमेट्रोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा या मायोपिया होगा लेस देन 1 डायप्टर। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे और एक रिफ्लेक्स होता है दैट इज़ अगेनेस्ट। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेड रिफ्लेक्स जो है वो अगेनेस्ट जा रहा है। ये हमारे पास रेटिनास्कोपी की स्ट्रीक है, ये एक साइड है और रेड रिफ्लेक्स जो है वो दूसरी साइड है। इसका मतलब ये मूवमेंट जो होता है दिस इज़ अगेनेस्ट मूवमेंट। तो इसको हम इस मूवमेंट को बोलते हैं अगेनेस्ट मूवमेंट। ओके, और जब हमारे पास ये टाइप होता है सो इसका मतलब है जो पेशेंट होता है वो मायोपिया होगा मोर देन 1 डायप्टर। सो मायोपिया होता है मोर देन 1 डायप्टर। तो ऐसी 3 कंडीशंस जनरली हमें होती हैं। और भी एक दो जो हमें एस्टिग्मेटिज्म में थोड़ा सा चेंज आता है, या जैसे कैरेटोकोनस होगा पेशेंट उसमें हमें रिफ्लेक्सेस जो हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। फ़िलहाल हम इन 3 चीज़ों को समझेंगे। एक हमारे पास जैसे हमने रेटिनास्कोपी देखी पेशेंट की वो न्यूट्रल आती है,
इसका मतलब होता है जो पेशेंट है वो मायोपिया है 1 डायप्टर। जब हमारे पास विद मूवमेंट रिफ्लेक्स होता है रेटिनास्कोप का, यानी कि ये सेकंड वाली ये वाली डायग्राम जब अगर हमारे पास होगी कंडीशन पेशेंट की, इसका मतलब होता है पेशेंट इमेट्रोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है लेस देन 1 डायप्टर। और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी थर्ड वन अगेंस्ट होगा रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब है पेशेंट जो है वो मायोपिया होता है मोर देन 1 डायप्टर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा अब पार्ट रहेगा दूसरा पार्ट रेटिनास्कोपी का, उसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे रेटिनास्कोपी के और देखेंगे कि हम रेटिनास्कोपी को कैसे करते हैं और कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।